हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पंच हाई इम्पैक्ट थीम सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। एंड एडवोकेट जनरल स्टेट में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये सेफ गार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इन तीनों को वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले कुछ न्यूज़ स्निपेट्स देखते हैं अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग। अटॉर्नी जनरल रिसेंटली इसको रीअपॉइंट किया गया है, किसको? आर वेंकटारमणी, इनको रीअपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल। तो इससे क्या पता चलता है? अटॉर्नी जनरल पोस्ट टेन्योर, अपना टेन्योर के बाद फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पता चलता है। इसलिए इस तरह के पॉइंट्स हमें न्यूज़पेपर से आइडेंटिफाई करने होते हैं लगातार। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? लॉ को देखना, क्योंकि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज सेट टू होल्ड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट मेडिएशन। मेडिएशन क्या होता है? आपने एडीआर सुना होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्या क्या होते हैं? जैसे आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन। ठीक है, तो इसमें से जो मेडिएशन वाला है उसके ऊपर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी ने स्पीच दी थी। उसमें बोला था कि ये इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है और क्या इसका महत्व रहता है रिगार्डिंग मेडिएशन। ठीक है, तो इसके कारण न्यूज़ में था। फिर अगर हम बात करें और न्यूज़ की बात करें तो ये लॉ ऑफिसर होने के नाते इसको राइट होते हैं हर किसी भी कोर्ट में अपीयर होने के। पूरे इंडिया में वेदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह में जाने का इसको राइट होता है। वहाँ की प्रोसीडिंग्स का देखने का, जो भी मैटर होता है, जहाँ पे भी यूनियन का मैटर कोई कंसर्न होता है वहाँ पे ये जाते हैं। अभी हम इसकी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, कैन सुप्रीम कोर्ट री राइट कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल इन प्रेजिडेंशियल रेफरेंस केस ऑन गवर्नर पावर। गवर्नर पावर को लेके इशू चल रहा था। तो ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो किसी पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई भी डायरेक्शन आती है तो ये अपने भी ओपिनियन देते हैं, बीइंग हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने स्टेटमेंट दी, गवर्नमेंट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये अपने रिकमेंडेशन या अपनी सजेशंस भी, या अपने दिमाग से कोई भी चीज़ें जो आप अपनी मीटिंग्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, और रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं ये अपनी प्रेसिडेंट को। तो वन बाय वन करके इनके जो पॉइंट्स हैं हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने, वन बाय वन करके कवर करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन क्या क्या है? पार्ट कौन से में है? पार्ट 5 में मैंशनड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में मैंशनड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड पार्ट 6 जो स्टेट वाला है उसमें आर्टिकल 165 में मेंशन है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ज़्यादातर ना आर्टिकल में क्या होता है, जैसे कोई भी यूनियन वाला आर्टिकल है उसमें आप 89 ऐड कर दीजिए तो आपको स्टेट वाले आर्टिकल मिल जाते हैं। ये इस केस में 76 + 89 = 165। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो फर्स्ट 28 जनवरी 1950 को फर्स्ट अटॉर्नी जनरल बने थे। कौन से? MC सेटालवर्ट। और इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग थे। 1950 से लेके 1950 से लेके 1963 तक अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर, 13 साल इन्होंने ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल आज तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो रहे हैं वो MC सेटलवर्ट, इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, देन डेजिग्नेशन की बात करें, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। एडवोकेट जनरल के केस में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट में होते हैं। अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन की बात करें, अटॉर्नी जनरल की सिलेक्शन प्रेसिडेंट करते हैं, एडवोकेट जनरल की सिलेक्शन गवर्नर करते हैं। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है, क्योंकि वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ऐसे ही किसी को तो नहीं बना देंगे, तो उसकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। अब क्वालिफिकेशन के केस में अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। उसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होती हैं? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जो कि किसी हाई कोर्ट में या तो 5 साल जज रहा हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल
काम किया हो एज अ एडवोकेट, किसी वकील के पद पे 10 साल रहा हो, या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना है, क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड वही अगर एडवोकेट जनरल स्टेट के केस में अगर हम देखें, को क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब जज बनने के लिए हाई कोर्ट के लिए क्या है, इंडियन सिटीजन हैविंग हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर, 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट के पद पे काम किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है, जो क्वालिफाइड होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। एंड एडवोकेट जनरल स्टेट में कौन होता है, जो क्वालिफाइड होता है जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। अटॉर्नी जनरल के बारे में ज़्यादा चांसेस रहते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, हु डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस। अटॉर्नी जनरल के केस में प्रेसिडेंट है, एडवोकेट जनरल के केस में गवर्नर। टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं किए हैं, अभी रिसेंटली जो अभी रीअपॉइंट किए हैं, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट ने जब रीअपॉइंट किया है तो क्या बोला है, कितने पीरियड के लिए, फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए फर्दर इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है, आर वेंकटा रमनी। ठीक है, तो ये याद रखना। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है फर्दर, जो अपॉइंट कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको डिसीजन लेती है, इसके बाद प्रेसिडेंट इसकी कंडीशन ऑफ सर्विस वगैरह तय करता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पोस्ट एन्यूरल, बिल्कुल वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है इनफैक्ट। ठीक है, और रीअपॉइंटमेंट तो हो ही सकती है, अभी हमने केस देख लिया रिसेंट अटॉर्नी जनरल का। रेजिग्नेशन की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके। एंड रिमूवल के लिए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से मतलब इसे रिमूव कर सकता है। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो ये याद रखिए, अटॉर्नी जनरल के केस में इट इज ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है अगर रिमूव करना है किसी भी अटॉर्नी जनरल को। एंड कन्वेंशनली अगर बात करें नॉर्मल केसेस में, ही रिजाइंस व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस और रिप्लेस्ड। अगर जैसे नई लोकसभा में चुनाव होते हैं, नई गवर्नमेंट बनती है, नई गवर्नमेंट में नए मिनिस्टर बनते हैं, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसी टाइम पे अटॉर्नी जनरल भी पुराने वाला रिजाइन कर देता था, क्योंकि नई गवर्नमेंट नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त करती है ज़्यादातर। तो ये कन्वेंशनली आपको ये याद रखना है। वही अगर एडवोकेट जनरल स्टेट के केस में देखें, रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को देता है एंड रिमूवल गवर्नर के प्लेजर के ऊपर होता है। गवर्नर टाइम टू टाइम उसे हटा सकते हैं जब भी चाहें। कन्वेंशनली अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, रिजाइन कर जाए या रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, देन अगर बात करें इसकी सैलरीज और पेंशन वगैरह की, सैलरीज अटॉर्नी जनरल के केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, एडवोकेट जनरल के केस में गवर्नर डिसाइड करता है। एंड एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनुअल रिपोर्ट ये रेगुलरली जो रिपोर्ट बनाता है वो उसकी रिपोर्ट्स को पब्लिश कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, लॉ के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करते हैं, तो वो रिपोर्ट पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एंड करंट ऑफिस होल्डर कौन है, अभी हमने पढ़ा आर वेंकटा रमनी। एंड मेजर रोल्स, अभी हमने कुछ रोल तो डिस्कस कर ही लिए हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर लॉ के ऊपर अपने रिकमेंडेशन या डिसीजन देता है। अगर टिपिकल टर्म्स में बात करें तो ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम लीगल मैटर्स पे, किसी चीज़ का लीगल इशू हो, किसी पॉलिसी को लेके, किसी स्कीम को लेके, कुछ लीगल चैलेंजेस या लीगल मैटर कुछ आ रहे हों, उसके बारे में एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसकी जो ड्यूटीज होती हैं लीगल करेक्टर की, वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑल्सो इसको कुछ या फिर की फंक्शन असाइंड किए हों विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या प्रेसिडेंट या फिर कोई और गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे, ये सारी चीज़ों के ऊपर उसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ही कैन अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी केस में सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। वही अगर एडवोकेट जनरल की बात करें, वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को एडवाइज करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को। एंड अपीयर कर सकता है वो विद इन द स्टेट, उसे पूरे इंडिया में हर किसी हाई कोर्ट में राइट नहीं होता, वो राइट होता है अटॉर्नी जनरल को। एंड जो एडवोकेट जनरल होता है वो विद इन द स्टेट किसी भी कोर्ट में
अपीयर कर सकता है। ठीक है, ये फ़र्क रहता है। एंड और राइट्स की अगर बात करें, ये तो हमने देख लिया, ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट में जाके अपीयर करेगा वहाँ पे ऑडियंस। और इसके पास कुछ राइट होते हैं, टू स्पीक इन पार्लियामेंट, ये याद रखिए। अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक इन पार्लियामेंट, उसकी किसी भी मीटिंग में, कोई कमेटी में जब मेंबर है वहाँ पे, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, वहाँ पे पार्ट ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन बोल सकता है विदाउट राइट टू वोट। वोट नहीं कर सकता, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होगी वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकता, बट ड्यूरिंग द डिस्कशन ही कैन टेक पार्ट। ठीक है, और अगर बात करें, ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जस्ट लाइक अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको सारी इम्यूनिटीज होती हैं ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड अदर थिंग, बस वोटिंग का राइट नहीं होता। सिमिलरली एडवोकेट जनरल के केस में अगर बात करें, एडवोकेट जनरल के केस में उसको भी सारे राइट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने के और प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के, अगेन विदाउट अ राइट टू वोट। ठीक है, इतना ही याद रखना है, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इन दोनों के बिहार पे यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। ठीक है, अब हम थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात करते हैं आज की डिस्कशन की, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक अलग बॉडी है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फॉर द सेफ गार्ड ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अच्छा, इसके लिए एक बात याद रखनी है, ओरिजिनली ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू की गई थी 1950 में, अडॉप्ट की गई थी, राइट, उस टाइम पे ये नहीं थी बॉडी, ऐसा कोई ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया था। इसको नियुक्त किया गया, इस ऑफिसर को इंक्लूड किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, क्योंकि देश में वो चल रहा था जब आंध्र प्रदेश स्टेट वाला लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वहाँ इशू चल रहा था, उस टाइम पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी 1956 में। एंड उसी एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एक आर्टिकल इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 350B, आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस आर्टिकल के अंदर ये एक पोस्ट बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई गई, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या है? इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटेड टू सेफ गार्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके सेफ गार्ड के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। 3 इसके रीजनल ऑफिसर हैं, रीजनल ऑफिसर्स हैं, बेलगांव कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, हेडक्वार्टर इलाहाबाद। ठीक है, डेजिग्नेशन जो ये स्पेशल ऑफिसर है, इसकी डेजिग्नेशन 1957, 56 में इसे ऐड किया गया, 57 में इसके रिगार्डिंग कमीशन नियुक्त किया गया, कमीशनर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। राइट, दिस इज द मेन फंक्शन एंड मेन ड्यूटीज, मेन रोल्स प्लेड बाय स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और फंक्शंस की बात करें, ये ग्रीवेंसेस देखता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, या प्रमोट करता है या प्रिजर्व करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को। ठीक है, और इसके जो आर्टिकल हैं मैंने इस PDF में ऐड कर दिए हैं। आर्टिकल 76 जो अटॉर्नी जनरल के बारे में है, यहाँ से सारे प्रोविज़न मैंने आपके कवर कर दिए हैं ऊपर। एंड देन आर्टिकल 165 किसके बारे में? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में। ठीक है, एंड आर्टिकल 350B रिगार्डिंग स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। इफ़ यू वांट दैट PDF यू कैन text me on this particular number. I will provide that PDF to you. Right? Okay, then best of luck everyone. Please like and share this video and subscribe our channel. Best of luck everyone.